देखो हिंसलवुड ट्रीटमेंट में क्या है कि ये जो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हाई कंसंट्रेशन के ऊपर जो है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी और लो कंसंट्रेशन के ऊपर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। ये सारा अपन ने देख लिया है ना। फिर इसके बाद में ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। However, when the relationship was applied to the experimental data, some difficulty arose. कुछ difficulties आती है। The value of K infinity. K infinity क्या है? Maximum rate constant कौन सा वाला है? ये टाइम पे आकर के जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हाई कंसंट्रेशन पे आकर के जीरो ऑर्डर में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन हो गई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगी इसका मतलब ये हो गया कि वो मैक्सिमम रेट कांस्टेंट होगा व्हिच इज के इनफिनिटी और उसका जस्ट आधा कितना होगा के इनफिनिटी 2। अपन ये कह सकते हैं कि the value of k infinite is an experimental quantity, okay, and it was thought that the k1 could be estimated easily on the basis of simple collision theory। k1 क्या है? पहले आप मेरे को ये बताइए what is a k infinite and what is a k1? k1 is only rate constant for the first step। कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप। तो कौन सा है? in which energization will be takes place means A will convert into A star। वह पद जिसके अंदर A स्टार में कन्वर्ट होगा उसको अपन बोलेंगे रेट ऑफ एनर्जाइजेशन। उसका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है? T1 है। और K इनफाइनाइट क्या है? ये ना K इनफाइनाइट K1 K2 अपॉन K माइनस। क्लियर है सब लोगों को? तो K इनफाइनाइट की वैल्यू निकालने के लिए, किसकी वैल्यू निकालने के लिए? K इनफाइनाइट की वैल्यू निकालने के लिए अपन ने ये वाला सारा अप्रोक्सीमेशन काउंट किया कि किस तरीके से हम K इनफाइनाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने दो अप्रोक्सीमेशन लिए। पहला तो ये दिया कि अगर लो प्रेशर के ऊपर बात करते हैं तो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होगी, वो एक अलग बात होगी। अगर उसको हाई कंसंट्रेशन पे लेंगे तो रेट फर्स्ट ऑर्डर होगी। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर भी अपन ने ये देखा कि यदि जो है क्या कहते हैं कि के -1 ये बहुत ज्यादा होगा, ये वाली कंडीशन होगी ना मैंने आपको जो कल बताई थी ए माइनस ग्रेटर। तो फिर ये होगा कि नहीं होगा? ये बचेगा केवल, यहाँ पे ये बचेगा, ऊपर ये बचेगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन आ गई? जीरो ऑर्डर आ गई कि नहीं अभी? तो उस वक्त हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? के इनफिनिटी। अब ये क्या कह रहा है कि के एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। प्रियंका इसको बार बार अनम्यूट मत करिए, आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, इसको म्यूट रहने दो। K1 could be estimated easily on the basis of simple collision theory। जो हम पहले पढ़ चुके। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताना चाह रहा हूँ। केवन का मतलब समझते हो क्या है? केवन का मतलब, केवन का मतलब है जब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है दैट रेट कांस्टेंट क्या है इसका? कौन सा रेट कांस्टेंट है इसका? कौन सा रेट कांस्टेंट है? केवन। आइए वापस, तो वो क्या हो जाएगा? K2 का नाम हो गया। केवन हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं इस केवन की। ये कहता है कि इसको मैं सिंपल कोलिजन थ्योरी से भी निकाल सकता हूँ। बताइए सिंपल कोलिजन थ्योरी क्या है जो अपन ने बाइमोलिकुलर रिएक्शन में करी थी? किसमें करी थी अपन ने? बाइमोलिकुलर रिएक्शन में करी थी हमने। क्या क्या थी सिंपल कोलिजन थ्योरी? कि जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद में जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद में वो एनर्जाइज्ड होते हैं। उनमें से अगर प्रभावी टक्कर होती है तो प्रभावी टक्कर तब होती है कि जब वो टक्कर जो उसको सफिशिएंट इतनी एनर्जी दे दे
जिससे कि उसको एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त हो जाए। दूसरी बात, टक्कर जो होगी, एक प्रभावी टक्कर होने के लिए, इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए, देयर इज अ प्रॉपर ओरिएंटेशन विल बी रिक्वायर्ड इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ये दो चीजें अपन पढ़ चुके हैं। तो ये कह रहा है कि मैं इस K1 को कोलिजन थ्योरी से भी निकाल सकता हूँ। और आपको याद है कोलिजन थ्योरी क्या थी? देखो, ZE की पावर माइनस ई अपॉन RT। याद है मैंने बताया था आपको? अरे वही K बराबर मैंने बताया था ना, Z की, ये याद रखना, ये बताया था। यहाँ पे Z की वैल्यू, इफ दोनों मॉलिक्यूल सेम है, A1 A प्लस A है तो Z11 वाला फॉर्मूला आएगा। अगर दोनों मॉलिक्यूल अलग है A प्लस B तो Z12 वाला फॉर्मूला आएगा। और Q की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? E की पावर माइनस E अपॉन RT। जहाँ पे Z क्या है? कुल टक्करों की संख्या, और Q क्या है? उनमें से प्रभावी टक्करों की संख्या। इसने ये लिख दिया ना, Z की पावर E की पावर माइनस E अपॉन RT। तो अपन ये कह रहा है कि हम इसमें से K1 को दो, K इनफाइनाइटी को नहीं निकाल सकते। K इनफाइनाइटी का फॉर्मूला तो ये वाला है, ये वाला, ये फॉर्मूला है। It is a composite constant which contains three type of constant which is K1, K2 upon K minus 1। इसमें से K1 की वैल्यू अपन सिंपल किससे निकाल सकते हैं? कोलिजन थ्योरी से निकाल सकते हैं। However, the experimental values of A1 by 2 were always much smaller than the estimated in this way। मतलब क्या है कि जहां से मैं इस एक्सपेरिमेंट से K इनफाइनिटी निकाल रहा हूं, तो मैंने आपको K इनफाइनिटी का मतलब समझिए ध्यान से कि वह K इनफाइनिटी की वैल्यू कहां पे आ रही है? जहां पे रेट क्या कैसे होगी? जीरो होगी। अच्छा, K इनफाइनिटी बाई 2 कितना होगा? इसका जस्ट आधा। तो उस वक्त ये जो कंसंट्रेशन होगी, ये वाली, ये क्या, कौन सी कंसंट्रेशन चलाएगी? A1/2 कौन सी कहलाएगी? अरे भाई, K इनफाइनिटी पे मैक्सिमम वो है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन है। तो उस वक्त उसके ऊपर वो किस वक्त कंसंट्रेशन पे निकालेगा? A की इनिशियल कंसंट्रेशन भी कौन होगा? कहां पे आएगा A का इनिशियल कंसंट्रेशन? ये A है, तो इसका जस्ट आधा क्या होगा? K इनफाइनाइट बाई 2। तो इधर कंसंट्रेशन का जस्ट आधा क्या होगा? A1/2 होगा कि नहीं होगा? तो ये कह रहा है कि जिस आधार पे मैं K इनफाइनाइटी को एक्सपेरिमेंटली निकाल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली का मतलब समझते हैं, प्रैक्टिकली निकाल रहे हैं, तो उसके आधार पे यदि मैं A1/2 निकालूं तो उसकी वैल्यू एक्चुअल जो है से थोड़ी सी कम आती है, मच स्मॉलर देन एस्टिमेटेड। A1/2 का मतलब समझ गए कि इस वाले वर्ड का मतलब A1/2 का मतलब क्या है? कि K इनफाइनिटी पे जो कंसंट्रेशन होगी वो A है, तो K इनफाइनिटी बाई 2 के ऊपर कंसंट्रेशन कितनी आएगी? A हाफ आएगी, है ना? तो अगर मैं ये जिस मेथड से मैं K इनफाइनिटी निकाल रहा हूं, उसी मेथड से यदि मैं A हाफ निकालूंगा तो वो एस्टिमेटेड की तुलना में थोड़ी सी कम आएगी। ठीक है, सिंस देयर कैन नो डाउट अबाउट K इनफाइनिटी, K इनफाइनिटी के बारे में कोई डाउट नहीं है। K इनफाइनिटी हम कहां से निकाल सकते हैं? प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं। which is an experimental quantity, okay, the error must be in the estimation of K। क्यों? क्योंकि यहां से यदि मैं K1 की वैल्यू निकालता हूं, कौन कहां से? समझिए इस बात को, थोड़ा सा ध्यान दीजिए समझो। ये क्या कहना चाह रहा है? ये क्या कह रहा है कि देखो, आपको एक सिंपल सी बात मैं बताना चाहता हूं कि जब आपको पता है मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है, उसकी सब बड़ाई करते हैं, लेकिन अब किसी दूसरे को भी, दूसरी कंपनी को भी वही प्रोडक्ट बनाना है दोबारा से। क्या बनाना है? वही प्रोडक्ट अगर कंपनी को दोबारा से बनाना है दूसरी कंपनी को, तो वो क्या करेगी? उस पहले से जो उपलब्ध प्रोडक्ट है उसकी बुराइयां करेगी कि नहीं करेगी? भाई इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये ऐसे नहीं कर सकता, ये वैसे नहीं कर सकता। तभी तो लोग उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसमें कुछ अच्छाइयां होंगी तभी तो खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो अब क्या है कि जो अपने लिंडनमान क्वेश्चन थ्योरी पढ़ी है, लिंडनमान क्वेश्चन थ्योरी जो पढ़ी है, उसकी कमियां बताना चाह रहे हैं कि लिंडनमान थ्योरी तो पूरी हो गई कल, अब उसकी क्या बता रहे हैं अपन? कमियां बता रहे हैं। कमियों का मतलब ये होता है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई इसमें ये कमी है, और इस कमी को दूर करने के लिए हमें दूसरी थ्योरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसको अपन कौन सी थ्योरी कहेंगे? हिंसलवुड थ्योरी। कौन सी थ्योरी कहेंगे अपन उसको? हिंसलवुड थ्योरी, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये कह रहा है कि K इनफाइनिटी में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। K इनफाइनिटी अगर आप इस टर्म से एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं तो क्या आ जाता है? इनफाइनिटी आ जाता है। लेकिन जैसे K1 की बात करें तो K1 में प्रॉब्लम कहां आई है कि K1 को मैं सिंपल कोलिजन थ्योरी से भी निकाल सकता हूं, बिकॉज उसके अंदर भी अणुओं का एक्टिवेशन होता है। होता कि नहीं होता? अरे याद है आप लोगों को? उसके अंदर भी अणु उत्पाद में परिवर्तित होने से पहले सक्रिय अणु में परिवर्तित होते हैं। सक्रिय अणु बनने के लिए कोलिजन थ्योरी के अनुसार, जो बाइमोलिकुलर थ्योरी है, जो पहले पढ़ चुके हैं अपन, वो ये कहती है कि एक तो कुल टकरें ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, जिसको अपन जेड से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, जितनी ज्यादा टकरें होंगी उनमें से प्रभावी टकरों का अंश भी ज्यादा होना चाहिए। प्रभावी टकरों का अंश ज्यादा कब होगा? जब
वो टकरे इतनी जोरदार हो कि उसको एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी दे सके, और साथ में वो टकरे एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होनी चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे एसएन को विक्रिया होने के लिए एल्किल हैलाइड के ऊपर नाभिक स्नेक पश्चात आक्रमण करता है। यदि वो पश्चात आक्रमण करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर वो और कहीं से आक्रमण करेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो कह रहे हैं कि अपन इस केवन का मान अगर उस थ्योरी से निकालते हैं, किस थ्योरी से, कोलिजन थ्योरी से, और उसी केवन का मान इस थ्योरी से निकालते हैं, कौन सी थ्योरी से, लिंडनमान थ्योरी से, तो देयर इज सो मच वेरिएशन विल बी अवेलेबल इन दिस वैल्यू ऑफ के। मतलब केवन का मान दोनों थ्योरी से निकालने पर अलग अलग प्राप्त होता है। इसका मतलब कोलिजन थ्योरी के साथ में ये गुड कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मतलब ये वैसे रिजल्ट नहीं देता कौन, लिंडनमान थ्योरी, जो आपको कोलिजन थ्योरी देती है। सो वी कैन से thus a modification, देखिए लाइन आ गई ना, thus a modification must be made to allow k1 to be larger than this। मतलब क्या है कि z की पावर z इंटू ई की पावर माइनस e अपॉन आर टी से जो k1 निकालेंगे, अरे k1 का मान अगर मैं कोलिजन थ्योरी से निकालता हूं तो वो क्या आता है, k1 बराबर z की पावर माइनस e अपॉन, ये तो केवल निकालने का तरीका है कोलिजन थ्योरी से, पर एक केवल निकालने का तरीका है लिंडनमान थ्योरी से। तो ये ऐसे कह रहा है कि जब दोनों से निकालते हैं तो इसकी वैल्यू लिंडनमान थ्योरी से निकाले हुए केवन की वैल्यू कोलिजन थ्योरी से निकाले हुए केवन की तुलना में ज्यादा आती है। समझ आ रही है? इसका मतलब दिस इज नो गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ केवन। केवन का मतलब दिस इज द रेट ऑफ एनर्जाइजेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। केवन में कुछ भी नहीं हो रहा, केवन में कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा, केवन में क्या हो रहा है, ए से ए स्टार बन रहा है, ए से क्या बन रहा है, ए स्टार बन रहा है। एंड देन ए स्टार यदि प्रोडक्ट बनाता है वो कौन सा रेट कांस्टेंट होगा, के2 होगा। याद है कि नहीं याद? अरे ए स्टार यदि वापस रिएक्टेंट बना देता है तो वो के-1 है। ए से ए स्टार बनना के1, ए स्टार से वापस ए बनना के-1, ए स्टार से प्रोडक्ट बनना वो क्या है, के2। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हमें करने पड़ेंगे। किसके अंदर, लिंडनमान थ्योरी के अंदर क्या करने पड़ेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन हमें करने पड़ेंगे जिससे कि एक गुड एग्रीमेंट बन सके, एक अच्छा एग्रीमेंट बन सके किसके बीच में, लिंडनमान थ्योरी में और कोलिजन थ्योरी में। क्योंकि कोलिजन थ्योरी अपने हिसाब से रिजल्ट देती है, ये थ्योरी भी अलग रिजल्ट अपने हिसाब से रिजल्ट देती है। तो हाउ कैन इज इट पॉसिबल, एंड हाउ कैन इट पॉसिबल दैट द सेम value k1 same k1 have different values for मैं कहती हूँ लिंडनमान थ्योरी और कोलिजन थ्योरी। इसका मतलब हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उस चेंजेस को करने के लिए कौन सी थ्योरी आई थी, हिंसन। कौन सी थ्योरी आई, हिंसन। चले आगे। तो अब देखिए द फर्स्ट डिफिकल्टी विद ओरिजिनल लिंडनमान क्रिस्टलमान हाइपोथेसिस। मतलब ये क्या कर रहा है कि लिंडनमान थ्योरी के साथ में जो पहली कठिनाई जो थी, मतलब जो पहली प्रॉब्लम थी वो क्या थी, द फर्स्ट ऑर्डर रेट्स आर मेंटेन डाउन टू लोअर कंसंट्रेशन देन द थ्योरी अपीयर टू परफॉर्म। मतलब क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्डर कंसंट्रेशन है, अरे भाई लिंडनमान थ्योरी ने भी ये कहा था कि जब हाई कंसंट्रेशन होगा क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन होगा तो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर की, और लो कंसंट्रेशन होगा तो कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। तो ये क्या कह रहा है कि मेंटेन डाउन टू लोअर कंसंट्रेशन देन द थ्योरी अपीयर्स। मतलब क्या है, इससे कम, देखो ये जो इसने ये जो कर्व बनाया ना, पहले इस कर्व को समझना है कि ये कर्व कैसे बना है। ध्यान दीजिए ये कर्व कहां से बना है, ये देखो कर्व यहां से बना है। ये जो आपने लिखा है, लिखा है आपको याद है ना ये कैसे बनाया था, याद है आपको? अरे मैंने इससे ये बनाया था ना, आपको याद है, k-1 उससे मल्टीप्लाई किया था ना बेटा, इसको k-1 ए से तीनों स्टेप को डिवाइड किया था, सॉरी भाग दिया था, याद है? ऊपर वाले में भाग दिया था तो ए से कैंसिल आउट हो गया था, ऊपर क्या बच गया, k1 k2 अपॉन k1 -1, सॉरी इसमें भाग दिया k-1 ए में, k-1 ए का भाग दोगे तो 1 बचेगा, तो 1 आ गया, प्लस k2 में भाग दोगे तो k2 अपॉन k-1 ए आ गया। आएगा कि नहीं आएगा? फिर इसका कहीं यूज नहीं आया था, आपको याद हो तो, क्योंकि अपन ने ये वाला जो कर्व बनाया था वो इसी से बना दिया था। ये वाला ये जो कर्व है वो इसी से बनाया हुआ है, याद आपको? बना हुआ है कि नहीं वो बनाया हुआ, याद है? मैंने कहा था ना कि इसमें एक बार इसको ज्यादा मान लो तो इसको इग्नोर कर दो, फिर इसको ज्यादा मान लो तो इसको इग्नोर कर दो, तो फर्स्ट ऑर्डर पहले आएगी फिर जीरो ऑर्डर आएगी। अब ये जो कर्व है ये काम आएगा किसके अंदर, हिंसन वोटेट के अंदर।
इसमें काम आएगा हिंसल। तो इसको करना क्या है, आप इसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब समझ लीजिए, रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसको उल्टा कर दो। तो के डैश की जगह पे तो क्या आ जाएगा, 1/k डैश। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ भाई, 1/k डैश लिख सकता हूँ। तो ये दो पद ऊपर आ जाएंगे, k-1 a प्लस k2 ऊपर आ जाएगा और k1 k2 a नीचे आ जाएगा। फिर आप इसको दो पदों में लिख सकते हो। तो एक पद तो क्या हो जाएगा, k-1 a अपॉन k1 k2 a। उल्टा करेंगे तो ये ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा k-1 अपॉन k1 k2। बचेगा कि नहीं बचेगा? प्लस दूसरा पद क्या बनेगा, k2 अपॉन k1 k2 a। k2 अपॉन k1 k2 a बनेगा कि नहीं बनेगा उल्टा? तो K2 से K2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, 1/k1 a। ये लो 1/k1 a, 1/k1 a आया कि नहीं आया बताओ जरा। हाँ भाई, ये समझ में आया ये इक्वेशन? ये पद मैंने कहां से लिखा है, ये पद लिखा है मैंने इस वाले स्टेप से। इसको उल्टा कर दिया, पूरे पद को मैंने उल्टा कर दिया। तो के डैश की जगह 1/k डैश हो गया। इसको उल्टा करेंगे तो इसमें दो पद बन रहे हैं, देखो ऊपर अंश में 1 प्लस k1, सॉरी 1 प्लस k2 अपॉन k-1 दो पद। तो इसको 1 को इसके साथ लिख दो पहले, फिर इसको इसके साथ लिख दो, तो ये पद बन गया। ठीक है, अब देखो ये कौन सा कार्य बन रहा है, इसको मैं यूं लिखूं तो ध्यान दीजिएगा एक बार। इसी पद को अगर मैं यूं लिखूं तो क्या आएगा, 1/, देखो 1/k डैश बराबर k1 डॉट p प्लस k-1। देखो देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो देखो। अरे भाई 1/k डैश तो है ही एज इट इज। इसको पहले, इस पद को मैंने पहले इधर लिख दिया, तो 1/k1 इंटू 1/a लिख सकते हैं ना इसको एक तरीके से, प्लस k-1/k1 तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया y बराबर, ये हो गया m, ये हो गया x प्लस c। देखो देखो m और c कांस्टेंट होने चाहिए, तो m क्या आ रहा है, 1/k1 आ रहा है, c क्या आ रहा है, k-1/k1 तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा, x एक्सिस पे कौन आएगा, 1/a। तो देखो 1/a आ रहा है कि यार x एक्सिस पे, y एक्सिस पे कौन आएगा, 1/k डैश, तो 1/k आ रहा है कि यार 1/k डैश, देखो लिखा हुआ। और कर्व कैसा बनता है, y बराबर mx प्लस c का, यू तो बनता है कर्व। अरे यू तो बनता है, ये तो आप अंतखंड हुआ कि नहीं हुआ, ये तो करा हुआ एमएससी में होगा, ये अंतखंड भी होगा ये वाला। ये नीचे वाला तो ये तो क्या हो जाता है, सी हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, इसका ढाल हो जाता है, जो इसके ऊपर प्राप्त होता है। ये क्या हो जाता है, ढाल। इसको अपन किससे प्रेजेंट करते हैं? पता होगा ये लोग तो, आपको ये बातें तो पता होगी ना, एमएससी में हो आप लोग, पता है कि नहीं पता है? तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन तो वही कौन सी वाली, थ्योरेटिकल लाइन जो आनी चाहिए, मतलब इस कर्व के अनुसार ये सीधी लाइन आनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली लाइन आ कैसी रही है, एक्चुअली लाइन कैसे आ रही है, ये तो थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल का मतलब जो गणित बताती है। तो आपका घर ग्राफ चूंकि y बराबर mx प्लस c है, तो ग्राफ आना तो चाहिए था यू सीधी लाइन, यार है ना, तो ये फिर ये क्या हो जाता, अरे ये सी हो जाता ना, ये तरीके वाला, ये सी हो जाता, और इसका ढाल जो भी होगा वो एम हो जाएगा। ठीक है, सी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, k-1/k1 k2, और एम क्या हो जाएगा इसका, 1/k। लेकिन लाइन यू आ रही है, एक्सपेरिमेंटल लाइन यू आ रही है। अरे अपन जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, हिंसलबर्ग थ्योरी हो चाहे कुछ हो, तो वो सब थ्योरी है ना। तो थ्योरी जो कहती है वैसा ही प्रयोग भी तो होना चाहिए। अगर आपकी थ्योरी प्रयोग से मैच हो जाती है तो वो थ्योरी सत्य हो जाती है, वो थ्योरी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। और अगर आपकी थ्योरी के परिणाम और एक्सपेरिमेंटल परिणाम अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी थ्योरी सही नहीं है। समझ आ रही है मेरा? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल तो कभी गलत नहीं हो सकता, नहीं तो आप भी मानती है, प्रयोग तो कभी गलत नहीं हो सकता।
प्रयोग क्या नहीं हो सकता, कभी भी गलत नहीं हो सकता, प्रयोग हमेशा क्या रहेगा, सही रहेगा, सत्य रहेगा। तो उसने क्या कहा कि अगर अपन लिंडलमैन थ्योरी के बारे में बात करते हैं, तो लिंडलमैन थ्योरी के अनुसार ये लाइन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए थी। क्या आनी चाहिए थी लिंडलमैन थ्योरी के अनुसार, ये लाइन सीधी आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए थी लाइन, बिल्कुल सीधी आनी चाहिए उस तरीके से। लेकिन आई कैसी लाइन, यू एक्सपेरिमेंटल लाइन कैसी है, देखो नीचे आ रही है। इसका मतलब देयर इज अ वेरिएशन इन थ्योरेटिकल रिजल्ट्स एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल। इसका मतलब लिंडलमैन थ्योरी इसके लिए सही साबित नहीं होती। और लो कंसंट्रेशन पे अब आप कहोगे कि सर ये तो उल्टा है, ए थोड़ी लिखा हुआ ना, को नहीं लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने अगर ए को उल्टा कर रखा है तो यहाँ पे के को भी तो उल्टा कर रखा है। अरे भाई इस थ्योरी के अंदर ए सीधा था तो के डैश भी सीधा था, इसमें ए उल्टा हो गया तो के डैश भी तो उल्टा हो गया ना, तो फर्क वही पड़ेगा। दो बार उल्टा कर दिया तो बात वही आ गई कि नहीं आ गई। तो उसने क्या कहा कि लो कंसंट्रेशन के ऊपर, हाई कंसंट्रेशन के ऊपर तो देखो, अब ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दें, हाई कंसंट्रेशन पे तो ये एक्सपेरिमेंटल लाइन और थ्योरेटिकल लाइन आकर के मिल गई ना, यहाँ पे आकर के दोनों मिल रही है कि नहीं मिल रही। देखो देखो, एक्सपेरिमेंटल लाइन भी इसमें आ गई और थ्योरेटिकल लाइन भी इसमें आ गई, तो ये कहां से आई, इसके बाद में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद वाली कंडीशन तो एक ही लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज अ गुड एग्रीमेंट, देयर इज अ गुड एग्रीमेंट इन बिटवीन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एज वेल एज एक्सपेरिमेंट। मतलब हाई कंसंट्रेशन पे, उच्च सांद्रता पर, ये अरे ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये वाली कंसंट्रेशन कौन सी रहेगी, एक दो, और ये कौन सी कंसंट्रेशन रहेगी, ये कौन सी कंसंट्रेशन रहेगी। तो हाई कंसंट्रेशन पे एक्सपेरिमेंटल की लाइन और थ्योरेटिकल की लाइन मैच हो रही है, क्योंकि लो कंसंट्रेशन के ऊपर अलग अलग। इसका मतलब लो कंसंट्रेशन के ऊपर ये चैन जो सॉरी क्रिश्चियन थ्योरी है, या मतलब जो लिंडलमैन थ्योरी है, ये सही रिजल्ट नहीं देती। क्या नहीं देती है, सही रिजल्ट नहीं देती। क्लियर हो भाई सब लोगों को। हाँ भाई चले आगे, ठीक है। तो हिंसलवुड क्या कह रहा है, हिंसलवुड ये कह रहा है कि ये किस वजह से हो रहा है, समझिए इस बात को। अब आपको मैंने बता दिया ये क्या कह रहा है, ही पॉइंटेड आउट, ही पॉइंटेड का मतलब हिंसलवुड पॉइंटेड आउट that the experimentation only applies if the energy is distributed among two degrees of freedom। इसने डिग्री ऑफ फ्रीडम का कांसेप्ट दिया, किसका कांसेप्ट दिया भैया, ये हिंसलवुड ने किसका कांसेप्ट दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम का। इसने ये कहा कि एक्चुअली जो एनर्जी है वो 2 डिग्री में फ्रीडम, देखो ये आपको समझ में नहीं आ पाएगा, आपको सीधा लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स और फिजिक्स इन्वॉल्व है, तो आपको ये सीधा याद करके ही लिखना पड़ेगा। फॉर सम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हाउ द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कंसिडरेबल। क्योंकि ये कह रहा है कि हिंसलवुड ने क्या कहा, समझिए हिंसलवुड ये कह रहा है कि कोलिजन थ्योरी और लेंडमार्क थ्योरी के रिजल्ट सेम क्यों नहीं आ रहे, और लो कंसंट्रेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग आ रही है और थ्योरेटिकल वैल्यू अलग आ रही है। हाई कंसंट्रेशन में तो दोनों देखो यू हाई कंसंट्रेशन में दोनों मिल रही है, फिर बाद में क्या हो रही है, धीरे धीरे अलग हो रही है, मिल गई फिर। तो इसने कहा ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से हो रहा है। द सम मोलिकुलर रिएक्शन हाउएवर द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कंसीडरेबल, कुछ में कंसीडरेबल होती है, जिसमें कंसीडरेबल नहीं होती है उसके अंदर रिजल्ट क्या आ सकते थे, सेम आ सकते थे। द एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है, which the distribution में इफेक्ट, इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इफेक्टिव होता है। once the energy in the molecule distributed in any way among s vibration degree of freedom, ये डिग्री कितनी बता रहा है, s vibration degree of freedom, the molecule is in a position eventually to get। ये आपको थोड़ा सा लिख के आना पड़ेगा, एक दो समीकरण आप याद रख लीजिए इस तरीके से कि ये देखो ध्यान दीजिएगा। आपको मैं इसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि कोलिजन थ्योरी ने जो रेट बताई थी वो क्या बताई थी, याद कीजिए, रेट बराबर जेड, ठीक है, और जेड तो ऐसे कैसे लिख दिया, पी की पावर माइनस क्यू की वैल्यू क्या हो गई, किसने बता दिया, कोलिजन थ्योरी। अब क्या कह रहा है हिंसलवुड, हिंसलवुड ये कह रहा है कि केवल इन दोनों पर ही अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है, किन पर, जेड और क्यू पे। एक एक और देखो, ये देखो आप ध्यान दीजिएगा इधर,
ये देखो जेड आ रहा है इसके अंदर, केवन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हिंसलवुड ट्रीटमेंट में ध्यान दीजिए, मेरा जो रेड पेन चल रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा जेड? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ई की पावर ये अपॉन आर टी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये फैक्टर उसने एक्स्ट्रा डाल दिया। उसने कहा कि कई बार ये फैक्टर नेग्लिजिबल होता है। कौन सा वाला? 1/s-1 एक्सक्लेमेशन एन एप्सिलॉन अपॉन केटी। तो अगर इसकी वैल्यू का कोई मान नहीं होता, नगण्य होता है, तब आपका ये इसकी वैल्यू कोलिजन थ्योरी के बराबर आएगी। लेकिन अगर इसकी वैल्यू कोलिजन, इसकी वैल्यू कुछ होगी, तो फिर रिजल्ट चेंज आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे भाई, क्योंकि कोलिजन थ्योरी ने तो दो ही चीजें शामिल करी है, तो जेड और एक ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इसने क्या कहा? जेड और ई की पावर ई अपॉन आर टी तो होता ही होता है, साथ में एक फैक्टर और होता है जो किस पर निर्भर करता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो कुछ में तो इसकी वैल्यू कंट्रीब्यूट करती है और कुछ में नहीं करती। जिसमें नहीं करती है उसमें इसके रिजल्ट कोलिजन थ्योरी के बराबर आ जाएंगे। लेकिन अगर जिसमें इसकी वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगी तो फिर उसके रिजल्ट सेम है नहीं होंगे। क्योंकि कई बार देखो इसने लिखा है ना, देखो इसने लिखा है यहाँ पे, आप देखिए कि द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कंसिडरेबल। एक्टिवेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर भी कुछ में डिपेंड करती है, कुछ में डिपेंड नहीं करती। तो ये हिंसलवुड ट्रीटमेंट है, तो इसने ये कहा कि एक्स्ट्रा फैक्टर कौन सा है? इंस्टेड ऑफ सिंपली, देखो लिख दिया ना, आपको होगी कि सर आपने बिल्कुल सही कहा। ये देखो ये फैक्टर किसका था? कोलिजन थ्योरी का फैक्टर है कि नहीं? जेड की जेड इंटू ई की बात, इसने ये वाला फैक्टर और जोड़ दिया कि ये फैक्टर अगर कंसीडरेबली काम करेगा तो फिर आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। इसको नहीं जोड़ोगे तो फिर रिजल्ट में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? तो हिंसलवुड ने अपना ट्रीटमेंट दिया। आपको ये सब इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा चाहो तो ये वाला स्टेप लिख करके आ जाना, ये वाला द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो इसमें एक दो स्टेप लिख देना, बाकी कोई जरूरी नहीं है, जो भी लास्ट वाला आपको याद हो। नोट्स मैंने आपको दे दिए। अच्छा, इसमें कोई लिंक नहीं है आपस में, आपको सीधा मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया। द नंबर एस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड टू गिव एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंट। मेरी बात समझ नहीं, ये वाली लाइन क्या कह रहा है कि जब आपके थ्योरेटिकल रिजल्ट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट से सेम नहीं होते, कब नहीं होते सेम? ये देखो ये अलग लगा रहे हैं ना, ये एक्सपेरिमेंटल है और ये वाला थ्योरेटिकल है। तो फिर इसका मतलब आपको एक एक्स्ट्रा फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, और वो एक्स्ट्रा फैक्टर कौन सा है? कौन सा फैक्टर भैया है कि नहीं है एक्स्ट्रा फैक्टर? अरे दोनों की वैल्यू सेम आता है, आ जाए तब तो जेड इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी हो गया। लेकिन अगर सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब इसकी फैक्टर की जरूरत पड़ती है, जो कौन सा फैक्टर है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिंसलवुड ट्रीटमेंट क्या है आपका? ये देखो K2 K1। देखो अब ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, ये K2 हो गया 1/s1 e की पावर -1 e की पावर। क्लियर हो गया सब लोग? इसको मिला कर हिंसलवुड ट्रीटमेंट डज नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट प्लॉट 1/K1 शुड बी लीनियर। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कभी भी इसको ट्रीटमेंट को इफेक्ट नहीं करता। कौन से ट्रीटमेंट को? 1/K'(1/A), ये वाला 1/K1 और 1/K2, इसको कोई भी इफेक्ट नहीं करता। द लेक ऑफ लिनियरिटी फाउंड एक्सप्लेनेशन कॉन्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ में ये प्रॉब्लम करता है, जबकि लीनियर अरेंजमेंट के साथ में ये एग्री करता है। ये कहता है कि बिल्कुल वो ग्राफ सही है। क्लियर हुआ भी सब लोगों को? मिला जुला इफेक्ट है, मैंने आपको बताया। आपको एग्जैक्ट समझ नहीं सकते, क्योंकि एग्जैक्ट समझने के लिए बहुत सारी मैथमेटिक्स, बहुत सारी कैलकुलेशंस मुझे चाहिए। आप इसमें से मैंने आपको एक पार्ट बता दिया कि वो ये कहता है कि कोलिजन थ्योरी से जो रिजल्ट मिलेंगे वो रिजल्ट इसमें भी आ सकते हैं। अगर रिजल्ट सेम नहीं आता, इसका मतलब देयर इज सम डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कांसेप्ट कौन सा है? समझ आएगी नहीं? ये हिंसन। नेक्स्ट अपन आर के अंदर क्लियर हो गए सब लोगों को? हाँ,